सो फ्रेंड्स, अब हमारा टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है। पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किससे डील करता है? इट डील्स विद व्हाट? इट डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब देखो, ये जो हम पार्ट वन अभी हम डिस्कस करेंगे, इस पार्ट वन में वी आर गोइंग टू डील विद 4 आर्टिकल्स। ठीक है, इसमें हम 4 आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 1, फिर आर्टिकल 2, फिर आर्टिकल 3 एंड देन आर्टिकल 4। अब देखिए गाइस, अब सबसे पहले अगर बात करते हैं आर्टिकल 1 के बारे में, अगर मैं आपको बताऊं आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया as what? As according to Article 1, India, that is Bharat, shall be a union of states. मतलब rather than federation of states. मतलब कि भाई, जो हमारा इंडिया है जिसे हम भारत भी बोलते हैं, वो क्या है? वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसे हम क्या बोलेंगे? यूनियन ऑफ स्टेट्स rather than फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब देखो, मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड फेडरेशन। आप देखिए, जैसे अगर हम हिंदू मैरिजेस की बात करते हैं, हिंदू मैरिजेस क्या बोलती है कि दो बंदे जो एक साथ जुड़ रहे हैं मैरिज के बंधन में, इट इज व्हाट? यूनियन ऑफ सोल्स। ठीक है। वेयर एज अगर हम बात करें इस्लामिक मैरिजेस की, तो दीज आर व्हाट? दीज आर द कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिजेस। द मोमेंट यू एंटर इनटू अ वेडिंग वेडलॉक, ठीक है, तो जैसे आप शादी करते हैं, आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं इस्लामिक मैरिजेस में कि बाई चांस, गॉड फॉरबिड, अगर आप तलाक देते हैं तब इतनी रकम महर की आपको इसमें दी जाएगी। ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ठीक है। सिमिलरली, जब हम टर्म यूनियन की बात कर रहे हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा। वेयर एज जहां पे हम फेडरेशन की बात करते हैं, फेडरेशन में क्या है? एग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस वर लेड डाउन बिफोर एंटरिंग इनटू एनी सॉर्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कि कोई भी हम एग्रीमेंट उसमें लेड डाउन करेंगे फेडरेशन में। जैसे हम यूएसए की अगर हम बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है? वहां पे हम बोलते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक। वाई? बिकॉज वहां पे जितनी भी स्टेट्स ने ज्वाइन किया है टू फॉर्म द यूएसए, ठीक, यूएसए की फॉर्मेशन के लिए, अमेरिका की फॉर्मेशन के लिए जितनी भी स्टेट्स ज्वाइन हुई हैं, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है। तो उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली ही उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं आपस में दोनों ने, तब जाके वहां पे वो फॉर्मेशन हुई। क्लियर? और वेयर एज इन केस ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे बोला जाता है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बिकॉज यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी एग्रीमेंट वगैरह साइन नहीं हुआ, टर्म्स एंड कंडीशंस इंपोज नहीं की गई। यहाँ पे बोला यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन ज्वाइन विद अस। उस समय हमारे एक इंडिया में होते थे आयरन मैन, ये आजकल के आयरन मैन वाले नहीं। ठीक है, जो आप मूवीज देखते हो वो आयरन मैन नहीं। उस समय जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय हमारे यहाँ पे इंडिया में रियल एक आयरन मैन थे। उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। उन्हें आयरन मैन बोला गया। वाई? बिकॉज उन्होंने जिस समझदारी के साथ, जिस दृढ़ता के साथ, जिस अपने संकल्प के साथ पूरे भारतवर्ष का निर्माण किया, सारे स्टेट्स को एक साथ लाया, वो आसान कार्य नहीं था, वो बहुत ही कठिन कार्य था, जिसके लिए हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को कभी भी नहीं भूल सकते। दैट इज वाई ही हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ आयरन मैन। क्लियर? तो अब ये देखो, आर्टिकल 1 से 4 तक, आर्टिकल 1 to 4 अंडर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यही चीज मैंने आपको बताई। पार्ट 1 का जो है, पार्ट 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हमने क्या डील करना है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और इसके अंदर कितने आर्टिकल्स पढ़ाएंगे हम आपको? वो है 4 आर्टिकल्स, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स rather than फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इस चीज का मैंने आपको मीनिंग क्लियर कर दिया अभी। ठीक है। दिस प्रोविजन डील्स विद 2 थिंग्स, 1 नेम ऑफ द कंट्री एंड 2 टाइप ऑफ पॉलिटी। अब ये जो प्रोविजन है, ये
कितनी चीजों से डील करता है? ये दो चीजों से डील करता है, ठीक है। एक तो बताता है हमारी कंट्री का नाम क्या है, इंडिया, दैट इज भारत। तो ये क्या है, हमारी कंट्री का नाम। और दूसरी चीज क्या बताता है, ये बताता है हमारी कंट्री की पॉलिटी कैसी है, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका नेचर कैसी है, ठीक है। इसका मतलब हुआ पॉलिटी मीन्स कि when we come to know that India is a union of states but not the federation of states। मतलब इंडिया की नेचर क्या है, इंडिया जो है इट इज व्हाट, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स बट नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स लाइक यूएसए, ठीक है। हम लोग क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, हम फेडरेशन नहीं है। ये चीज होती है मतलब पॉलिटी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। सबसे पहले टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, दूसरा यूनियन टेरिटरीज, और तीसरा टेरिटरीज दैट में बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। मतलब एक तो जो आपकी स्टेट्स हैं वो टेरिटरीज आ गई, दूसरी यूनियन टेरिटरीज जैसे JNK हो गई, लद्दाख हो गई, ये सब जो है ये क्या है, यूनियन टेरिटरीज, ठीक। और तीसरी कैटेगरी क्या हुई, वो टेरिटरीज जो अभी तक हमने एक्वायर नहीं की। सपोज कि कल को अगर इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो जाती है और पाकिस्तान जो है ऑब्वियसली वो हारेगा, क्लियर, तो इंडिया ही जीतेगा मोस्ट प्रोबेबली क्या, 100% श्योर हूं भाई, हाँ। तो उस समय क्या होगा, जो पाकिस्तान होगा वो भी इंडिया के साथ आ जाएगा, हमने वो टेरिटरी क्या की, एक्वायर कर ली। आज तक का इतिहास भी गवाह है, जब जब युद्ध हुआ है तब तब हम ही जीते हैं, और आगे भी भगवान ने चाहा तो हम ही जीतेंगे। तो ये चीज है। अब जो कल को टेरिटरीज हम एक्वायर करेंगे वो भी जो है टेरिटरीज दैट में बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, वो भी इसी में इंक्लूड की जाएंगी, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट जो आता है आपका, वो आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 पहले इसे मैं रीड आउट कर देता हूं, फिर मैं आपको इसे इजी लैंग्वेज में समझा देता हूं। Article 2 empowers the Parliament to admit into the Union of India or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit. Thus, Article 2 grants two powers to the Parliament: the power to admit into the Union of India new states and the power to establish new states. The first refers to the admission of states which are already in existence, while the second refers to the establishment of states which were not in existence before. Notably, Article 2 relates to the admission or establishment of new states that are not part of the Union of India। मतलब कि देखो, अब इस चीज को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। आर्टिकल 2 क्या करता है, एम्पावर करता है हमारे पार्लियामेंट को कि भाई आप अपने साथ कोई भी स्टेट को ज्वाइन करवा सकते हो जो आज तक अभी इंडिया के साथ ज्वाइन नहीं हुई। लास्ट हमारी सिक्किम हुई थी, तो इसी तरीके से आप किसी भी स्टेट को कोई कहता है, अगर आज बांग्लादेश उठ के बोल दे या पाकिस्तान उठ के बोल दे कि हम लोग वापस एक साथ एक वापस वो भारत का निर्माण करना चाहते हैं जो अंग्रेजों ने हमें डिवाइड किया था, आज बांग्लादेश भी उठ के आ जाए और पाकिस्तान भी उठ के आ जाए और बोल दे कि हम वही संपूर्ण भारत बनाना चाहते हैं, हम वापस उसे सर्वश्रेष्ठ भारत बनाएंगे एक साथ मिलके, कि हम ये डिवीजन जो है, पार्टीशंस जो है, ये सब खत्म करते हैं, वापस अपना पुराना हिंदुस्तान बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमारा पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है, वो अलाउ कर सकता है, ठीक है, अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के। लेकिन इसमें सबसे पहली चीज ये है, प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आज अगर पाकिस्तान बोले कि मैं चाहता हूं कि इंडिया के साथ में वापस जुड़ जाऊं, तो सबसे पहले हमें जो हमारी प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनको हमें बताना पड़ेगा, ठीक है, उनसे परमिशन लेके देन वी हैव टू पास अ रेजोल्यूशन इन द पार्लियामेंट, उसे सिंपल मेजॉरिटी से पास करके हम पाकिस्तान को अलाउ कर सकते हैं अपने साथ ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, ये चीज। अब दूसरी चीज क्या कहता है कि यही आर्टिकल की सपोज करो कि कोई ऐसी टेरिटरीज है जो अभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, जो अभी तक बनी ही नहीं है, आई ही नहीं है वजूद में, अगर वो एकदम से आ जाए तो उनके ऊपर भी हम अपना अधिकार जमा सकते हैं। वो कैसे, अब सपोज करो जैसे इंडिया में एक्टिव वॉल्केनो कहां पे है, पूरे हिंदुस्तान में एक ही जगह पे एक्टिव वॉल्केनो, दैट इज इन अंडमान एंड निकोबार। आज वहां पे कुछ समुद्र में हलचल होती है, एक्टिव वॉल्केनो इरप्शंस होती हैं, बहुत ज्यादा वहां पे भूकंप वगैरह आते हैं, इमीडिएटली वहां पे क्या होता है, नए आइलैंड्स उभर के आ जाए, ठीक है, नए आइलैंड्स आ गए एकदम से। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, अब वो जो नए आइलैंड्स आए हैं बाहर समुद्र से निकलकर, उसके ऊपर कौन हक जमाएगा, ऑब्वियसली इंडिया, ठीक है, बिकॉज वो अंडमान निकोबार के बिल्कुल बाजू में आए हुए हैं, तो एकदम से इंडिया क्या करेगा, उन टेरिटरीज को भी अपने अंदर एक्वायर कर लेगा। और
यही चीज, ये जो बी पॉइंट है यही कहता है, विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, वाइल द सेकंड रेफर्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर, जो भी एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं, वो उनके लिए, ठीक है। दिस इज व्हाट योर आर्टिकल 2 इज ऑल अबाउट। नाउ कम्स योर आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 करता है ऑथराइज पार्लियामेंट को किस चीज के लिए, पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं समझाता हूं। Article 3 authorizes the parliament to form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or parts of states or by uniting any territory to form territory to a part of any state. Second, increase the area of any state, diminish the area of any state, alter the boundaries of any state and alter the name of any state. मतलब कि भाई ये जो है हमारा पार्लियामेंट, इसको एम्पावर किया गया, इसे पावर दी गई है, ये चाहे तो किसी भी स्टेट का एरिया कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, मतलब दो स्टेट्स को आपस में ज्वाइन करवा दे, दो यूनियन टेरिटरीज को एक साथ मिला के स्टेट बना दे, या किसी यूनियन टेरिटरी को स्टेट का दर्जा दे दे, या किसी स्टेट को डिवाइड करना हो और दो स्टेट्स बनानी हो, वो बनाने का अगर है पावर तो वो किसके पास है? हमारे पार्लियामेंट के पास है। ऐसे देखो हमारे इंडिया में कई बार ये डिविजन्स हुई हैं स्टेट्स की। जैसे अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र को जब डिवाइड किया गया तो महाराष्ट्र के साथ कौन सी नई स्टेट बनी थी? गुजरात, ठीक है। इसी तरीके से आप जम्मू कश्मीर की अभी ले लो, लेटेस्ट एग्जांपल, जम्मू कश्मीर को जब डिवाइड किया गया तो जम्मू कश्मीर को एक अलग यूटी बना दिया गया और दूसरी तरफ लद्दाख को एक अलग यूटी, जो पहले एक स्टेट हुआ करती थी, स्टेटहुड से हटा के इसे क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी, ठीक है। इसी तरह से बिहार को भी डिवाइड किया गया। तो हर एक ये पावर्स किसके पास है? ये पावर जो है पार्लियामेंट के पास है। क्लियर? अब ये जो आर्टिकल है इसका क्या कहने का मतलब है कि भाई ये जो इंडिया है, इंडिया को हम इधर ना राइटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। इंडिया के लिए हम कह सकते हैं कि इंडिया इज व्हाट? इट इज एन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन। इट इज व्हाट? इट इज एन इंडिस्ट्रक्टेबल union with destructible states, ठीक है। इंडिया क्या है? इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, मतलब सेंटर को आप तबाह नहीं कर सकते, नहीं कम कर सकते, वेयर एज उसके टुकड़े नहीं कर सकते सेंटर के, वेयर एज आप स्टेट्स के जो है उन्हें आप चेंज कर सकते हो, तोड़ सकते हो, उन्हें आप डिफरेंट डिवाइड कर सकते हो, एरिया उनका कम कर सकते हो, डिमिनिश कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो बाउंड्री स्टेट्स की, या उनके नाम भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि पहले क्या होता था? कैलकाटा, कैलकाटा का नया नाम क्या कर दिया? कोलकाता, ये सब चीजें, बॉम्बे का मुंबई, ठीक। इसी तरीके से अभी लेटेस्ट, मैं अभी 5 मिनट्स बैक मैं टीवी देख रहा था, राजपथ का नाम चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया है? ये सॉरी अभी मैंने पढ़ा था, कर्तव्य मार्ग, ठीक है। तो ये चीज अभी मैंने न्यूज में देखा, जस्ट नाउ 5 मिनट्स बैक। तो ये जो है ये पावर्स वगैरह, ठीक है, ये किसके पास लाई करती हैं? अगर स्टेट्स का करना हो नाम चेंज वगैरह तो वो पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो ये सब ये पावर्स के कौन से आर्टिकल में दी गई हैं हमारे पार्लियामेंट को? आर्टिकल 3 में। क्लियर? तो ये चीज है, इसीलिए हम कहते हैं इंडिया इज व्हाट? इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। वेयर एज अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए का जो वहां पे सिस्टम है वो फेडरेशन है, यूएसए के लिए हम बोलेंगे इट इज व्हाट? यूएसए इज डिस्क्राइब्ड एज एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन विद इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। मतलब वहां पे हम स्टेट्स को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे वो जो स्टेट्स ज्वाइन हुई हैं वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे ज्वाइन हुई हैं। क्लियर? ये चीज। अब सिमिलरली ये जो आर्टिकल 4 है, अब आर्टिकल 4 पे हम आते हैं। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है स्टेट्स दैट द आर्टिकल 4 itself declares that the laws made for admission or establishment of new states under article 2 and the formation of new states and alteration of areas, boundaries and name of existing states under article 3 are not to be considered as amendments of the constitution under article 368. This means that such laws can be passed by a simple majority and by the ordinary legislative processes. मतलब see, this is really very important.
ये वाली लाइन जो है ये मैं आपको बताता हूं कि these are not to be considered as amendments of the constitution under article 368। मतलब ये जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो पावर दी गई है पार्लियामेंट को, ये जो है ये चीजें हम क्या है इसे कंसीडर नहीं करेंगे क्या एज एन अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368। इनको अगर हम बोलेंगे, अगर जैसे ये कोई स्टेट हमारे साथ ज्वाइन हुई है या हमने किसी का नाम चेंज किया है, ऑल्टर की है बाउंड्रीज, या उसे स्टेटहुड से हटा के यूटीज बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरीज बना दी गई हैं, तो ये सब क्या है, दीज आर द रेगुलर प्रोसेसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दीज आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज द अमेंडमेंट्स। क्लियर? तो ये चीज, और ये जो प्रोसेसेस हैं ये सिंपल मेजोरिटी के साथ भी पार्लियामेंट में किए जा सकते हैं, ये चीज है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 4। फिर ये आगे एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, डज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 3 इंक्लूड्स आल्सो द पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री? मतलब क्या आर्टिकल 3 में ये पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि जो इंडियन टेरिटरी है वो हम किसी फॉरेन कंट्री को दे दें? द आंसर इज नो। इन द बेरूबरी यूनियन केस जो था उसमें ये सुप्रीम कोर्ट, आपके जो चाचू हैं जवाहरलाल नेहरू, ये क्या करने लगे थे, इंडियन टेरिटरी उठा के सीधे बांग्लादेश को देने लगे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया यू आर जस्ट अ प्राइम मिनिस्टर, यू डू नॉट हैव सच पावर। ठीक है, आप अगर ऐसा करते हैं तो आप हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसे आप खत्म कर रहे हैं, उसे आप हिला रहे हैं। ठीक है, आप उसे बर्बाद कर रहे हैं, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। यू हैव नॉट बीन एम्पावर्ड अंडर आर्टिकल 3 कि आप इंडिया का हिस्सा उठा के आप किसी भी फॉरेन कंट्री को आप दे दो अपनी मर्जी से। ये कोई खैरात नहीं है कि आपका मन किया है तो बस आपने डिसीजन ले लिया तो आप उठा के इसको किसी और को दे दोगे। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। सो एट द टाइम उस चीज को रोक दिया गया। और फाइनली जो ये बोला गया कि आर्टिकल 3 जो है वो एम्पावर ये कभी भी नहीं करता पार्लियामेंट को या किसी भी ऐसी गवर्नमेंट को कि वो अपनी मर्जी से कोई भी इंडिया का हिस्सा उठा के किसी फॉरेन कंट्री को दे दे। ठीक है, अब देखो ये सब चीजें तो हमने डिस्कस की। अब एक चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आगे। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये देखो ये आगे मैंने थोड़ा सा ना इसमें चार्ट्स वगैरह दिए हैं 1956 में कब क्या क्या कौन कौन सी चीजें बनी, ये सब आप लोग देखनी होगी, देख लेना। ठीक है, 1961 में दादरा नागर हवेली, 63 में नागालैंड, 66 में हरियाणा, 1971 में हिमाचल प्रदेश यूटी से उसे हिमाचल प्रदेश स्टेट का स्टेटहुड दे दी गई थी। और लेटेस्ट जो है 2019 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 bifurcated the state of J&K into two separate union territories, namely the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh. This is important. ठीक है, तो मतलब 2019 में क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड से हटा के यूटी बना दिया गया और वो भी इसे डिवाइड कर दिया गया। लद्दाख को एक अलग यूटी बना दिया गया और जम्मू और कश्मीर को एक अलग यूटी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, ये चीज थी। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। देखो ये इसे एक कहानी के रूप में सुनते जाना। वो क्या, वो ये कि भाई हमने ये सारी चीजें पढ़ी तो हैं, अब आगे आगे देखो मैंने आपको ये बताया हमने यूनियन इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यूनियन तो हमने बना लिया, इंडिया तो हमने बना लिया, लेकिन जब यूनियन बन गया उसके बाद सवाल उठता है कि भैया अंदर जो है यूनियन के अंदर अब स्टेट्स की भी तो फॉर्मेशन की जाए। अब स्टेट्स फॉर्मेशन कैसे करें, उसके लिए तो बहुत ज्यादा प्रोसेस लगेगा, टाइम लगेगा। तो वो क्या किया गया, सबसे पहले एक चीज हमेशा याद रखना, 1948 में एक कमीशन बनाया गया, उसका क्या नाम था, धार कमीशन। ठीक है, धार कमीशन वॉज मेड और इसको क्या करना था, रिपोर्ट सबमिट करनी थी अपनी, वो किसको करनी थी, जेवीपी कमेटी को। ठीक है, जेवीपी कमेटी को इसने अपनी रिपोर्ट करनी थी सबमिट। तो इसमें इन्होंने क्या बोला, इसमें इन्होंने कहा कि भाई देखो आप चाहते हो अब स्टेट्स की फॉर्मेशन वगैरह करना, तो वो हम करते हैं, तो अब साथ ही साथ आपने क्या करना है, अब जेवीपी से पहले क्या मीनिंग है वो आप सुन लो। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वी फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और पी से पी सीतारमैया। ठीक है, तो ये तीन बंदों की कमेटी थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये धार कमीशन ने अपनी रिपोर्ट देनी थी जेवीपी कमेटी को। धार कमीशन ने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप ना ये जो
बनाई है आपने, जो यूनियन की फॉर्मेशन हुई, अब जो हमने स्टेट्स बनानी है, लेट इट बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर हम नई स्टेट्स की फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन ये जेवीपी कमेटी, सो कॉल्ड आपके चाचू ने सबसे ज्यादा स्ट्रेस किया कि नहीं, अगर हम लैंग्वेज के बेसिस के यूपर अगर हम स्टेट्स की फॉर्मेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारी इंडिया की जो है क्या कहते हैं यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, ठीक है, तो ये खतरे में आ जाएगी। सो इट विल हर्ट व्हाट, इट विल डैमेज द यूनिटी एंड द इंटेग्रिटी ऑफ अवर कंट्री। तो दैट इज वाई जो ये था, इस कमीशन की इस रिपोर्ट को इन्होंने नहीं माना। फिर क्या होता है कि एक बहुत सीनियर मोस्ट कांग्रेस लीडर थे, उनका नाम था श्री पट्टू श्री रमलू, ठीक है, ये थे सीनियर मोस्ट कांग्रेस मेंबर। ये चले गए भैया 56 डेज की हंगर स्ट्राइक पे, ठीक है। इनकी क्या डिमांड थी कि आंध्र प्रदेश को मद्रास से निकाल के एक अलग लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया जाए, ठीक है, सेपरेट कर दिया जाए इसे, आंध्र प्रदेश को मद्रास से। तो आपके चाचू तो मान नहीं रहे थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बिल्कुल नहीं मान रहे थे, वो कहते नहीं मैं नहीं ये सब करूंगा। तो ये हंगर स्ट्राइक पे चले गए 56 डेज के लिए। 56 डेज के बाद सो कॉल्ड ये जो श्री पट्टू श्री रमलू जो थे, ठीक है, ये मिट गया, सॉरी, पट्टू श्री रमलू, इनकी क्या होती है 56 डेज के बाद डेथ हो जाती है। और जब इनकी डेथ होती है सारी जगह बहुत ज्यादा बवाल हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं रहती, ठीक है, काफी इंसिडेंसेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फिर आपके चाचू कहते हैं ओके ठीक है, मैं मान लेता हूं कि आंध्र प्रदेश जो है उसे हम एक सेपरेट स्टेट बना देते हैं लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर। सो कभी भी आपको अगर सवाल आता है कि विच इज द फर्स्ट स्टेट टू बी मेड एज ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर सबसे पहले कौन सी स्टेट बनी थी, सो आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वो स्टेट थी जिसे सबसे पहले बनाया गया, किसके बेसिस के ऊपर, लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर। अब जब आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन हो गई, अब यही चीज पूरे हिंदुस्तान में फैल गई कि भाई हमारी भी स्टेट ऐसी बननी चाहिए लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हर एक जगह से ये आवाज उठने लगी। तो अब क्या हुआ कि भाई जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया उस समय, फिर एक फजल अली कमीशन, ठीक है, फजल अली कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। इस कमीशन ने रिपोर्ट दी, इस कमीशन को बोला गया, ये कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, इन द ईयर 1953 में, ठीक है, 1953 में ये कमीशन इस्टेब्लिश किया गया और इसे बोला गया कि आप एक नया पॉलिटिकल मैप बनाओ, किस तरीके से हमने ये स्टेट्स की फॉर्मेशन करनी है। तो फिर ये कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, ठीक है, तो इन द ईयर 1955 में। और इस रिपोर्ट में बोला गया, दो पॉइंट्स मेन थे कि भाई अगर आप स्टेट्स की फॉर्मेशन करते हो लिंग्विस्टिक के बेसिस के ऊपर, तो हमेशा एक चीज याद रखना कि भाई माना लैंग्वेज तो बेसिक होगा ही होगा स्टेट की फॉर्मेशन के लिए, लेकिन उसके साथ उसका हमें कल्चरल होमोजिनिटी भी जो है वो भी कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे पहला पॉइंट क्या कहता है इसका कि भाई इफ द स्टेट्स आर टू बी क्रिएटेड then it can have both the features of linguistic and cultural homogeneity. So language cannot be the only sole ground. मतलब कि भाई आप किसी स्टेट की फॉर्मेशन तो कर रहे हो, तो वहां पे आप सिर्फ लैंग्वेज को ही नहीं कंसीडर करो यार, वहां पे कल्चर भी देखो, ट्रेडिशंस भी देखो। अब सपोज पहले पॉइंट में ये भी चीज आ जाती है साथ ही साथ कि सपोज करो जैसे गुजरात की फॉर्मेशन हुई, अब सपोज करो जेएंडके का कोई बंदा वहां पे जाके रह रहा है, तो वहां पे ये नहीं करेंगे कि भाई ये जो गुजरात बनाया है ये सिर्फ गुजरातियों के लिए, जो सिंधी है उन्हीं के लिए बनेगा, बाकी कोई लोग नहीं रह सकते। नहीं, बाकी लोग भी रह सकते हैं, ठीक है, माना ज्यादा वहां पे गुजराती बोलने वाले हैं, केम छो मजा मा, तो कोई बात नहीं, तो वहां पे भी हमारा नमस्ते भी चलेगा, ठीक है, तो शुभ रात्रि भी चलेगी। तो इस तरीके से क्या है कि मतलब डिफरेंट कल्चर के लोग भी वहां पे रह सकते हैं, उनके ऊपर कोई अर्चना नहीं आएगी, कोई विडंबना नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या कहा इस कमीशन ने, उसने बोला कि आपने ये कल्चरल होमोजेनिटी तो कंसीडर की, साथ साथ लिंग्विस्टिक के बेसिस के साथ साथ कल्चरल होमोजेनिटी भी आपने देखी। अब जो सेकंड पॉइंट आप देखोगे किसी भी स्टेट को फॉर्मेशन करने के लिए, उसके अंदर आपने एक फाइनेंशियल, दूसरा आपने इकोनॉमिक और तीसरा आपने एडमिनिस्ट्रेटिव,
ठीक है, कंसिडरेशन भी करनी है कोई भी स्टेट को फॉर्मेशन करने के लिए। अब नेक्स्ट चीज जो आती है वो क्या आती है, वो ये कि इस कमीशन ने साथ साथ एक चीज और बोली कि जो हमारी कंट्री में क्या था कि फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन होती थी। ठीक है, जब भी हमने स्टेट्स को क्लासिफाई करना तो फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस चीज को इन्होंने क्या किया, खत्म किया और इसकी जगह ले आए टू फोल्ड क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है कि अब जब भी कभी हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया जो है वो हमेशा क्लासिफाई किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स के ऊपर। अगर हमने करना टू फोल्ड क्लासिफिकेशन होगी, एक क्या होगी हमारी स्टेट्स और दूसरी क्या होगी हमारी यूनियन। ठीक है, सो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भाई जब भी हमने स्टेट्स को इंडिया को क्लासिफाई करना है तो वो हम दो मोड्स में करेंगे। टू फोल्ड क्लासिफिकेशन होगी इंडिया की, वो किस बेसिस के ऊपर, एक स्टेट्स के बेसिस के ऊपर और दूसरा यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज के बेसिस के ऊपर। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट योर पार्ट वन। सो पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद व्हाट, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। एक बार मैं शॉर्ट में सारा रिवाइज करा देता हूं। आर्टिकल वन क्या करता है, वो इंडिया के बारे में बताता है। इंडिया जो है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, हाँ, rather than the फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये चीज। आर्टिकल टू क्या करता है, वो एडमिट करने की पावर करता है, एम्पावर्ड करता है पार्लियामेंट को कि कोई भी स्टेट वगैरह जो है वो हम इंडिया के साथ हम उसे ज्वाइन करवा सकते हैं। लास्ट जो थी वो सिक्किम हुई थी ज्वाइन हमारे साथ। ठीक है, आर्टिकल थ्री क्या करता है, वो किसी भी स्टेट का आपने एरिया वगैरह डिवाइड करना है, ज्वाइन करना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, नाम चेंज करना है, तो वो कैसे होगा, वो भी पार्लियामेंट ही करेगा। पार्लियामेंट के पास ये पावर है। आर्टिकल फोर क्या कहता है, आर्टिकल फोर कहता है कि भाई ये जितनी भी आप चेंजेस कर रहे हो, ये जो ऑल्ट्रेशन कर रहे हो, बना रहे हो, कम कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, नाम चेंज कर रहे हो, ये सब क्या होंगे, सिंपल प्रोसेसेस ऑफ द लेजिस्लेचर। ये जो है इसे आप अमेंडमेंट्स नहीं मानोगे इन द, जो अमेंडमेंट्स होती हैं आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर दे आर नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज द अमेंडमेंट्स। और लास्ट में फिर हमने क्या डिस्कस किया, दो कमीशंस के बारे में। एक हमने धार कमीशन, धार कमीशन जब बना था उसने रिपोर्ट किसको देनी थी, जेवीपी कमेटी को। जेवीपी कमेटी ने रिपोर्ट जो थी धार कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको खारिज कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, हम लिंग्विस्टिक के बेसिस के ऊपर स्टेट्स की डिवीजन नहीं करेंगे, नहीं बनाएंगे, बिकॉज इट विल हर्ट व्हाट, द इंटेग्रिटी एंड द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। और दूसरी चीज जो इन्होंने बताई वो ये कि भाई ये जो है आपका दूसरा कमीशन सेटअप किया गया, वो किसके बाद, जो आपके ये होते थे सीनियर मोस्ट कांग्रेस लीडर पट्टू श्रीरामुलु, उनके अनशन के बाद, उनके रिवोल्ट के बाद, उनकी डेथ होने के बाद इमीडिएटली आंध्र प्रदेश को बना दिया गया लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर एक स्टेट। ठीक है, द फर्स्ट स्टेट टू बी मेड एज अ सेपरेट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द लिंग्विस्टिक बेसिस इज योर आंध्र प्रदेश। सिमिलरली ये वेव पूरे हिंदुस्तान में चलने लगी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक नया कमीशन इस्टेब्लिश किया गया। और वो कमीशन कौन सा था, फजल अली कमीशन। ठीक है, फजल अली कमीशन में जब ये चीजें आई, फजल अली कमीशन ने फिर कौन से पॉइंट्स बोले कि भैया आपको जब भी स्टेट्स बनानी है तो लैंग्वेज के साथ साथ आपने उसमें कल्चरल होमोजेनिटी को भी देखना है, और प्लस साथ ही साथ जो दूसरी चीजें आप कंसीडर करेंगे स्टेट फॉर्मेशन के लिए वो क्या होंगी, एक आपकी ये क्या कहते हैं फाइनेंशियल, फिर दूसरी इकोनॉमिक और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस की जाएंगी। और फजल अली कमीशन ने एक चीज और सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया, वो क्या, वो ये कि भाई जो हमारी फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन थी स्टेट्स की, ठीक है, उसे खत्म करके उसने बोला कि नहीं, हमारी जो बात की जाएगी अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर स्टेट्स की अगर हमने क्लासिफिकेशन करनी है, सो इट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ टू फोल्ड क्लासिफिकेशन। सो वो टू फोल्ड क्लासिफिकेशन क्या कंसीडर करती है, टू फोल्ड क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करते हैं तो एक हम बात करते हैं स्टेट्स की और दूसरी यूनियन टेरिटरीज। और इसीलिए साथ ही साथ अब हमने एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो ये कि इंडिया के बारे में कि इंडिया जो है, ठीक है, इट इज व्हाट, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज एन indestructible union with destructible states। क्लियर। और देखो एक चीज लास्ट में मैं आपको एक चीज बता दूं, डिफरेंस बिटवीन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड
यूनियन ऑफ इंडिया, जब भी अगर हम बात टेरिटरी ऑफ इंडिया की करेंगे दैट मीन्स कि वी आर कंसिडरिंग द होल ऑफ द इंडिया, ठीक है, इट इज व्हाट अ ज्योग्राफिकल टर्म। जब भी बात करो टेरिटरी ऑफ इंडिया तो ये क्या है, ये ज्योग्राफिकल टर्म है, वेयर एज अगर हम यूनियन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं इट इज अ पॉलिटिकल टर्म, ठीक है। तो जब हम टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो उसमें यूनियन, ये आपकी स्टेट्स भी आएंगी एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज भी इंक्लूडेड होंगी, वेयर एज जब हम यूनियन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स की बात की जाती है, ना कि यूनियन टेरिटरीज की, ठीक है गाइस। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने हर एक एस्पेक्ट इसमें क्लियर किया है, ठीक है। सो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा अपने ऐप का, टेलीग्राम ऐप का, तो उसमें मैंने इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, बाय।